हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय यानी कि इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें, जब हम किसी देश को उसकी उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या? जब किसी देश की उसके समस्त जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके बारे में जब हम परिभाषित करते हैं तो उसे हम उस देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी कहते हैं। फिर आगे है कि अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र है उसका जनक किसे कहते हैं तो उसे एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र शाखा के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है तो ये कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं की विशेषता पाई जाती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। और इसमें जो है इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट और जो है समाजवादी नहीं सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाएं की विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जॉन मेनार्ड कीन्स अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी। बंद अर्थव्यवस्था जो क्लोज्ड इकोनॉमिक है उसे क्या तात्पर्य है तो वो आयात निर्यात गतिविधियां न होना उसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। इसका कुछ स्ट्रक्चर दिया है जिसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। प्रथम क्षेत्रक प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्रक सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक जिसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है वो कृषि एवं कृषि से संबद्ध गतिविधियां जैसे कृषि वानिकी, मत्स्यन, खनन एवं उत्खनन। द्वितीय में क्या आ जाएंगी? द्वितीय के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रक, इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। थर्ड है सेवा यानी कि तृतीय क्षेत्रक में टर्सरी सेक्टर में आएगा सेवा क्षेत्रक। इसमें परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण और सामुदायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं। अगला है कि संयुक्त क्षेत्र यानी कि ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों से संबंध को दर्शाती है तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। संयुक्त की अवधारणा जो संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा क्या हो जाएगा? फिर से देखिए, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो ये पंचम क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में जो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को हम लोग पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था तो ये वर्ष 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन हैं तो ये हैं अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। क्या है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? विकसित अर्थव्यवस्था में। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को कहते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत? मनमोहन सिंह को कहते हैं। फिर हम देखते हैं विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2023 के अकॉर्डिंग। तो ये नॉमिनल जीडीपी पर आधारित यूएस ट्रिलियन डॉलर में इधर है। अगर हम बात करें अमेरिका की जीडीपी, पहले नंबर पे जो है 26.95 जीडीपी है। फिर सेकंड पे चीन 17.7, जर्मनी 4.43, जापान 4.23, फिर 5वें नंबर पे है भारत, कितना 3.73। फिर छठे नंबर पे है यूके, इसकी 3.33। फ्रांस की बात करें तो 3.5, इटली की बात करें तो 2.9, कनाडा की 2.12 और रूसी संघ की बात करें तो 1.86। ये स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2023 के स्रोत से लिया गया है। अगर हम बात करें वो अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात बंद होता है। अगला है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। क्या है आर्थिक समृद्धि एवं विकास? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इसकी बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज, आर्थिक समृद्धि कहलाता है। क्या? किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो आर्थिक समृद्धि कहलाता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। फिर है प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2006-07 में मतलब 9.6% में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है। कब? 2006 और 7 में। भारत में बचत यानी कि सेविंग्स और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ है। मतलब आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास जो है वो क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ प्रकार की अवधारणा है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एंड गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं? तो यह है मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो ये वर्ष 2006-07 में सर्वाधिक रही, यानी कि 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही 7.8%। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता। कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मारिस यानी वर्ष 1976 में किया था। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये विश्व बैंक द्वारा। अगला है आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो G.R. कैसेल ने किया। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या है? विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को मानवीय पूंजी माना जाता है।
भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गाँव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? तो यह आधिकारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक जानकारी प्रदान करता है। किस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया जाता है। कब से? 1990 से। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये महबूब उल हक द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो ये है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। 20-85। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी जो है इसका सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक 2021-22 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का विश्व में स्थान है 132वां। फिर नेक्स्ट है आप लोग 2023-24 जो भी करंटली होगा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या होता है। तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। अगला है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है PC महालनोबिस। अगला है भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? तो एक घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो यह है भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में गोवा में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय समको यानी कि नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। आगे है MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो ये कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा -C + I + G + X - M। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि उपभोग C + सकल निवेश I + सरकारी G प्लस हो जाएगा निर्यात - आयात। निर्यात को X और आयात को एक्सपोर्ट इंपोर्ट M। जहाँ C बराबर हो जाएगा कंजप्शन, I बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और G बराबर जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X बराबर एक्सपोर्ट, M बराबर इंपोर्ट। फिर हम अगला देखते हैं
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। क्या मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लगभग 46% योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये लगभग 46%। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या है? तो ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई? तो सी रंगराजन समिति। जीडीपी आंकड़ों के आधार वर्ष क्या है? जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा आधार वर्ष कर दिया गया? तो वर्ष 2011-12। जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? तो 2011-12। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया? तो BK राव वर्ष 1931 से 32 के द्वारा किया गया। अगला है, अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य? तो यह आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम। नेक्स्ट है, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला है, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके बारे में बात करें तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो ये सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो श्री मन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री भारत के। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 में। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? तो ये हेराल्ड डोमर योजना। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? तो ये प्रथम योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो यह है कृषि का विकास करना। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई। इस योजना का वास्तुकार किसे कहते हैं? तो PC महालनोबिस। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी थी? तो ये वर्ष 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा D.T. लकड़ावाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो
गॉडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो ये हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि में 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये वर्ष 1975 में। अगला नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र विजन डॉक्यूमेंट यानी 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा प्रकाशित करता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो ये संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। आगे है भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अगर हम बात करें प्रथम योजना तो ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। दूसरी योजना जो 1 अप्रैल 1956 से 21 मार्च 1961 तक थी, उसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों का विकास। तीसरी योजना में 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, इसमें खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, असमानता में कमी। अब हम 3 1 वर्षीय योजनाएं जो 1 अप्रैल 1966 31 मार्च 1969 की बात करें। चौथी योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। ये जो है विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता और सामाजिक समानता स्थापित करना।